ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसमें से एक पीईएम, ठीक सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये पहला मेजर प्रॉब्लम हम देख रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो पीईएम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, सो तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पीएम इज अ कॉन्सिक्वेंस नॉट ओनली ऑफ inadequate food intake but also poor living conditions, unhygienic environment, lack of health care, right? So उसके बाद हमने WHO उसकी डेफिनेशन पे देखी थी। ठीक है, सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इसको एज अ रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस कहा गया है उन्होंने। ठीक है, सो ये पूरा पढ़ते हैं आप। सो द WHO defined protein energy malnutrition, that is PEM, as a range of pathological conditions arising from coincident lack in varying proportions of proteins and energy occurring most frequently in infant and young children, commonly associated with infection. Right? So WHO की definition है 1972. So the intensity of pathological condition of PEM ranges from mild to moderate to severe degrees. Right? So उसके यानी हम कह सकते हैं जो बच्चा है उसकी डेथ भी हो जाती है ऐसी कंडीशन। इसलिए तो जनरली जो पीएम है, ठीक है, सो जनरली दो कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वाशियोकर और मैरास्मस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लिखा है क्वाशियोकर के बारे में। So the term kwashiorkor was first introduced by Cecily William in 1935. This is local name used by the Gatrib in Accra, West Africa, and means disease of displaced child. PEM is due to inadequate intake of food and is not due to lack of dietary protein alone. राइट, ये हमने कल देखा था। और उसके बाद प्रोटीन एनर्जी malnutrition is a major public health problem in many developing countries and it continues to be a major public health problem. It affects mostly children below 5 years of age. ठीक है, सो जनरली जो 5 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज से है, जो पुअर जो है घर से है, राइट, तो ऐसे बच्चे जो है इनमें ज्यादा ये पाया जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंडीशन इज सीरियस ड्यूरिंग पोस्ट विनिंग स्टेज। ठीक है, एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। ठीक है, कोई पोस्ट विनिंग स्टेज और पोस्ट विनिंग का जो है मीनिंग बता सकता है? पोस्ट विनिंग यानी क्या बोलोगे आप, कोई बताओ? रुकिए मैं किससे पूछती हूँ। आंचल, आंचल भोनगड़े, आंचल भोनगड़े, पोस्ट विनिंग का मतलब बताइए। आंचल, आंचल भोनगड़े। अरे अरे पोस्ट विनिंग का है मतलब बताइए ना। आप वहाँ पे फिर भी जवाब नहीं दे रहे हो। अदिति आप बताओ। कंडीशन क्या क्या? टू बीइंग इन दैट कंडीशन। ओके, यानी फॉलोइंग विनिंग कंडीशन ऐसे बोल रहे हो क्या आप? यस मैम। ओके ठीक है, हाँ बराबर है। ठीक है, सो तो इन्होंने बताया, सो पोस्ट विनिंग कंडीशन ये जो स्टेज होती है, सॉरी ये जो स्टेज होती है, ठीक है, सो इस स्टेज पे जनरली जो कंडीशन है, ठीक है, वो सीरियस हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ में जो है इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो इसके साथ में हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उससे इन्फेक्शन हो। ठीक है, उसके साथ में डायरिया जो है वो जो है सीवियर हो जाता है। ठीक है, और इसकी और कंडीशन जो है क्रिटिकल अगर हो गई, ठीक है,
सो अगर ये जो पीईएम है वो और भी सीवियर हो जाता है और उसके बाद में बच्चे की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। So the term protein energy malnutrition covers a wide spectrum of clinical stages ranging from severe forms like kwashiorkor and marasmus to milder forms in which main detectable manifestation is growth retardation. Edema is the striking feature of kwashiorkor, while severe growth retardation and wasting are the cardinal feature of marasmus. Cardinal का मीनिंग कोई बता सकता है? कार्डिनल क्या है? ये शायद हमारा हो गया है और सिंपल मीनिंग है। कार्डिनल यानी क्या होता है? आरती है क्या यहाँ पे? आरती नहीं, आरती नहीं है। ओके ब्लेसी, आप बताइए कार्डिनल मीन्स क्या होगा? रिलेट इसमें रिलेटेड टू फास्टिंग कंडीशन फीचर जो एक मेन बोलोगे आप। कोई बता सकता है? किसको पता है? एबनॉर्मल रिफ्लेक्स जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा। राइट, हाँ, ठीक है। सो इन्होंने बताया कि जो एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है या फिर हम बोलेंगे कि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो है कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है, यानी हाई रैंक जो है। एक्चुअली पता है क्या, पीईएम जो है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर जो है टेबल जो है मेरे पास अभी नहीं है, पर उसमें जनरली जो जैसे माल न्यूट्रिशन है, राइट, उसका क्लासिफिकेशन एक्चुअली दिया हुआ होता है, ठीक है, यानी बॉडी वेट कितना होना चाहिए, अंडर न्यूट्रिशन जो है वहां पे उसमें कितना होता है, मैरास्मस जो है उसमें कितना होता है, क्वाशियोर्कर है वो कितना, उसमें कितना होता है, ठीक है। और उसके बाद में मैरास्मिक क्वाशियोर्कर होता है, ठीक है। इसका मैरास्मस और क्वाशियोर्कर, इन दोनों का भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, तो उसमें जो बॉडी वेट है, यानी हम बोल सकते हैं कि उसको परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कहा जाता है, ठीक है। सो वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन दिया हुआ होता है, ठीक है। सो मैंने इस कंडीशन में जैसे अंडर न्यूट्रिशन हो गया, सॉरी अंडर वेट हो गया, मैरास्मस हो गया, क्वाशियोर्कर हो गया और मैरास्मिक क्वाशियोर्कर हो गया, तो यहाँ पे इडियोमैटिक जो कंडीशन होती है या फिर इडिमा होता है, ठीक है, तो उसका लेवल या फिर परसेंटेज कितना होता है, तो वो प्लस और माइनस साइड से वो दिखाया जाता है, ठीक है। सो जनरली अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, पीएम की, ठीक है, सो जनरली पीएम में अगर हम क्लासिफिकेशन अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर जनरली यानी मुझे जितना याद है, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन की अगर हम क्लासिफाई करें, अंडरवेट, मैरास्मस, क्वाशियोर्कर, मैरास्मिक क्वाशियोर्कर, तो अंडरवेट की अगर बात करें तो सो बॉडी वेट का जो स्टैंडर्ड एक परसेंटेज होता है बॉडी वेट, ठीक है, तो अंडरवेट में जनरली 80 to 60 जो है बॉडी वेट होता है, ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड वेट कहेंगे, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। तो जो जिसमें ईडीमा जो होता है, ठीक है, वो माइनस में होता है, ठीक है, पर और मैरास्मस भी, मैरास्मस में भी माइनस में होता है, पर अगर क्वाशियोर्कर और मैरास्मिक क्वाशियोर्कर में देखें, ठीक है, सो इडिमा वहां पे हमको दिखाई देता है, स्वेलिंग दिखाई देती है, जहाँ पे हमने कहा था ना कि जो फ्लूइड जो है वो रिटेन वहां पे, सॉरी फ्लूइड एक्यूमुलेट वहां पे होने लगता है, ठीक है, सो वही है। तो ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन जनरली किया जाता है, ठीक है। सो दो तरह के यानी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे एक्चुअली मेजर के यानी अकॉर्डिंगली जो है कंसिडर किए जाते हैं, जो एक हार्वर्ड स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, और उसके बाद एक ग्लोमे सॉरी गोमेज क्लासिफिकेशन करके आता है, जहाँ पे ग्रेडिंग दी जाती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस तरह से माल न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बॉडी वेट जो परसेंटेज ऑफ हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे वो दिया हुआ होता है, तो जैसे हार्वर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो यानी हम बोल सकते हैं कि उससे यानी एकदम बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है,
ठीक है, पर यानी हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे अंडरवेट का 80 to 60 दिया हुआ होता है, तो गोमेज का 76 to 90 तक ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का वो क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन वगैरह आपको पूछेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ जो है फीचर्स वगैरह पूछ सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये तो हार्वर्ड और गोमेज क्लासिफिकेशन हो गया, पर जो है जैसे इंडियन एकेडमी है, ठीक है, पेडियाट्रिक्स। ठीक है, तो जो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उनकी जो इंडियन एकेडमी है, उनका भी जो है ग्रेडिंग जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे गोमेज क्लासिफिकेशन में कैसे 3 ग्रेडिंग दी है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ठीक है, तो वैसे ही जो इंडियन ग्रेडिंग है, तो वहाँ पे 4 ग्रेडिंग यानी 4 ग्रेड के हिसाब से जो है बॉडी वेट जो है वो कंसिडर किया गया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड जो मेजर हम कहते हैं। ठीक है, सो ग्रेड 1 में एक्चुअली जैसे हार्वर्ड जो है उसमें 80 to 90 बोला था मैंने, राइट, और गोमेज में 76 to 90 इस तरह से है। तो और इंडिया में इंडियन जो है क्लासिफिकेशन वो 71 to 80 तक का है। ठीक है, तो इस तरह से वो दिया हुआ है, और बाकी के अदर और भी है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्लासिफाई किया गया रहता है। ठीक है, तो वही है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो आगे बढ़ते हैं। तो वो पूछेंगे नहीं क्लासिफिकेशन आपको, अगर पूछेंगे फिर भी मैं नोट्स में तो देने वाली हूँ। ठीक है, सो वो आप देख लीजिएगा। Okay, so term protein energy malnutrition covers a wide spectrum of clinical stages, ranging from severe forms like kwashiorkor and marasmus to milder forms in which main detectable manifestation is growth retardation. Okay, so जो main manifestation है, okay, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह का साइन एंड सिम्टम जो क्लियरली हम देख सकते हैं उस कंडीशन में, तो वो है ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ऑब्वियस है न्यूट्रिशन जो है वो पुअर होने की वजह से प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ऑब्वियस है हाइट एंड वेट में जो है डिफरेंस आएगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो वही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से हमको वहां पे ग्रोथ रिटार्डेशन जो है कंडीशन वहां पे दिखाई देती है, बढ़ पाती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ठीक है, और अगर मिलता भी है तो हमारी बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाती ड्यू टू इन्फेक्शन, क्योंकि पीएम में हम देखते हैं कि जनरली इन्फेक्शियस जो है बॉडी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इडिमा इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ kwashiorkor, while severe growth retardation and wasting are the cardinal feature of the marasmus. Combined forms showing edema and wasting is described as a marasmic kwashiorkor. So जहाँ पे edema भी है, वास्टिंग की कंडीशन भी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम दोनों डिसीज के फीचर्स हम देख सकते हैं, और वो कंबाइंड फॉर्म में जनरली बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों के भी फीचर्स वहाँ पे यानी दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने इफेक्ट्स ऑफ पीएम देखा था। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू हाई चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ठीक है, जिसको हम जन्म सॉरी मृत्यु दर कहते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, या फिर मेटाबॉलिकल एबरेशंस जो हम कहते हैं, विकृति जिसको कहते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स में या फिर जो भी ऑर्गन है उसमें जब चेंजेस विकृति निर्माण होती है किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। ठीक है, जब हम देखते हैं कि कुछ जैसे आई साइड में प्रॉब्लम हो, ठीक है, बोन्स जो है कर्वी हो जाते कभी कभी। ठीक है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो वो उसके बाद स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, पुअर लर्निंग एबिलिटी, रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, सो ये सारी इफेक्ट जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमको दिखाई देते हैं, इस वजह से दिखाई देते हैं। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से ये सारे इफेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद एटियोलॉजी। ठीक है, सो एटियोलॉजी का कोई मीनिंग बताएगा? एटियोलॉजी यानी क्या होता है? आचल ये तो आपको पता होना चाहिए अभी। एटियोलॉजी यानी क्या होता है आचल? अरे मराठी में ही बताओ।
अरे कॉजेस, बराबर है, सही बात कर रही हूँ? यस मैम. हाँ, रोग होण्याची कारणे जिसको मराठी में बोलते हैं, राइट, कॉजेज जिसको हम बोल सकते हैं जो डिसीज कंडीशन जो होती है, कि उसका कॉज क्या है, सेट ऑफ कॉजेज जिसको बोलते हैं, राइट। सो एटियोलॉजी, तो पहला तो है एज। So preschool age children are most seriously affected because of their increased nutritional requirements compared to adults. Okay, so जब हम न्यूट्रिशन फॉर लाइफ स्पैन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमको पता था, ठीक है, कि अडल्ट अगर अगर अडल्ट के साथ अगर कंपेयर करें हम, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो है बच्चे को लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है वेट के हिसाब से उनको ज्यादा ही लगेगा, पर अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज्यादा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा वहाँ इसकी वजह से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। So infections occur more frequently in this age group. Okay. The long-term intake of insufficient food can result in marasmus before 1 year. Kwashiorkor is common after 18 months. Okay. So यहाँ पे जो है insufficient food intake होने की वजह से, ठीक है, जनरली 1 year के बच्चे जो होते हैं या फिर उससे कम, ठीक है, उनमें जनरली मैरास्मस जो है ये कंडीशन दिखाई देती है। और उसके बाद में यानी 18 मंथ के बाद के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें क्वाशियोकर जो है ये बहुत कॉमन दिखाई देता है, ठीक है। किन बच्चों में, जहाँ पे फूड इंटेक बहुत कम है, ठीक है, पुअर हाइजीन कंडीशन के, ऐसी बच्चों में जो है जनरली ये कंडीशन दिखाई देती है, उनमें जनरली कॉमन होती है। उसके बाद डाइट रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, तो जो दूसरा एक कारण है, ठीक है, तो वो क्या है, डाइट रिलेटेड फैक्टर्स। सो डाइल्यूटेड मिल्क फॉर्मूला विच इज ग्रॉसली डेफिशिएंट एनर्जी, ठीक है। सो डाइल्यूटेड यानी जैसे बहुत कम मात्रा होना मिल्क की, ठीक है, और उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट होना, ठीक है। सो इस तरह से, okay, so diluted milk formula which is grossly deficient in energy, क्योंकि ऑब्वियस है एनर्जी कंटेंट उसका कम होगा ही अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो, राइट। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग, राइट, सो प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। उसके बाद डिलेड इंट्रोडक्शन एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट्री फीड्स, ठीक है। सो जो भी सप्लीमेंट्री फीड्स है, ठीक है, तो उसका डिले हो जाना, वो टाइम पे नहीं देना, और अगर दिए भी तो फिर भी वो इनएडिक्वेट अमाउंट में देना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है जो पीएम है या फिर मैरास्मस या क्वाशियोकर, ये कंडीशन हम बच्चों में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अडल्ट डाइट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग, inability of child to eat sufficient quantity due to the bulk of adult family diet, ठीक है। तो यानी अगर सपोज फैमिली में जो है सॉरी फैमिली में मेंबर ज्यादा है, ठीक है, या फिर जो अडल्ट है वो ज्यादा खाना खाते हैं या फिर ज्यादा फैमिली बड़ी है, ठीक है, तो सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है नहीं मिल पाता खाना हर एक को, ठीक है। तो ऑब्वियस है बच्चों को भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जनरली पुअर या अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज में जनरली ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन इंटेक होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए बॉडी डेफिशिएंट रहती है जो कि न्यूट्रिएंट है उनमें, ठीक है। सो ये भी एक कारण है, वन ऑफ द मेन फैक्टर हम जिसको बोलेंगे। उसके बाद जो लास्ट डाइट रिलेटेड फैक्टर है वो डाइट लो इन एनर्जी एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा डाइट जो एनर्जी एंड प्रोटीन में कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हम देख सकते हैं बच्चों में। उसके बाद जो थर्ड मेन कारण है, तो वो है रोल ऑफ फ्री रेडिकल एंड अफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का रोल क्या है, अफ्लाटॉक्सिन्स का रोल क्या है, ये वन ऑफ द
मेन कॉज बन सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे पी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो होता है तो उनमें हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन सॉरी उनका एसोसिएशन इन्फेक्शन के साथ ज्यादा होता है, राइट। तो बच्चे जो है उनमें जनरली हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, बाकी के इन्फेक्शन हम देख सकते हैं, राइट। तो वही है कि अगर फ्री रेडिकल्स जो है, ठीक है, तो अगर वो प्रोड्यूस हो गए बॉडी में, ठीक है, तो फिर उनकी वजह से जो है जो भी पॉइजनिंग होगी, जो भी फूड पॉइजनिंग हम जिसके कहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, या फिर जो अदर विटामिन है उनको न्यूट्रलाइज कर देती है कभी कभी ये जो पॉइजन होते हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड अपलॉट। So free oxygen radicals produced in the body during various infections and the aflatoxins poisoning from food are usually buffered by protein and neutralized by antioxidants such as vitamin A, C and E and selenium. Right? A child on protein and energy deficient diets in the presence of infection or aflatoxin accumulates toxic free radicals, oxygen radicals, which in turn damage liver cells leading to kwashiorkor. Right? So जो भी हम बोल सकते हैं कि जिन बच्चों में प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंट है, ठीक है, तो और उनमें हम देखते हैं कि इन्फेक्शन का जो है प्रमाण जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन वहां पे हो गया तो इन्फेक्शन की वजह से जो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, सो वो वहां पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल्स है वो अगर प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है, तो जो भी टॉक्सिक और जो भी फ्री रेडिकल्स है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो एक्यूमुलेट होने लगे, ठीक है, तो वहां जहाँ पे भी जो है हम बोल सकते हैं कि वो स्टोर होंगे, ठीक है, तो वो लीवर को जनरली लीवर सेल्स जो होते हैं जनरली वहां पे डैमेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं या फिर जो भी इन्फेक्शियस जो भी एजेंट्स होते हैं, ठीक है, सो जनरली वो लीवर पे सबसे ज्यादा अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए लीवर सबसे हार्म वहां पे हो जाता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, राइट, इसकी वजह से। तो उसकी वजह से ही जो है क्वाशियोकर जो है ये कंडीशन हम देख सकते हैं, राइट। उसके बाद जो फोर्थ कॉज है वो है इन्फेक्शन, ठीक है, सो overcrowded and unsanitary living conditions lead to frequent infections like diarrhea, right? So अनहाइजीनिक वे में जो है रहना, ठीक है, क्लीनलीनेस फॉलो नहीं करना, और आप देखोगे कि पुअर पीपल उतना जो है वो ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि जो है यानी हम बोल सकते हैं कि इलिटरेसी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से, ठीक है, और वो कंडीशन जो है उनके आजू बाजू का एनवायरमेंट ही ऐसा होता है कि वो हमेशा से वैसे ही एनवायरमेंट में पले बड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको उसका जो है हजार्ड्स क्या होते हैं वो नहीं पता होता, ठीक है, तो वही है कि इन्फेक्शन जो है, ठीक है, तो वहाँ पे हम बच्चों में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और पुअर हेल्थ कंडीशन होने की वजह से, पुअर फूड इंटेक होने की वजह से ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा सीवियर होते जाते हैं और भी प्रेसिपिटेट होते जाते हैं, ठीक है, और जो कंडीशन है उसको और भी सीवियर करती जाती है, ठीक है, तो हम देखते हैं इन्फेक्शन की वजह से जनरली डायरिया की कंडीशन हम देख सकते हैं, ठीक है, सो क्वाशियोकर इज ऑफन preceded by an episode of infection, diarrhea and respiratory infections being the most common precipitating factors, right? उसके बाद रिपीटेड अटैक्स ऑफ डायरिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग शायद ऑटो करेक्ट ऑप्शन में गलत हो गया है, ठीक है, so repeated attacks of diarrhea are responsible for poor growth of children. Acute diarrhea leads
to malabsorption of fat and protein. Infections arouse negative nitrogen balance. ठीक है, सो इन्फेक्शन की वजह से जो है बॉडी निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चली जाती है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन वहाँ पे प्रोटीन का सोर्स ही नहीं दे रहे हो फूड की तरफ से, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से बैलेंस रहेगा। ठीक है, फिर बॉडी क्या करती है आपको पता है, निगेटिव जो है जैसे निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है वैसे निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में चली जाएगी, जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो जहाँ पे उसकी नीड है तो वो वहां से एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो इस तरह से निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में बॉडी कभी कभी चली जाती है। ठीक है, सो मीजल्स इज द अदर कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, मीजल्स, ठीक है, सो वो जनरली हम दिखाई देते हैं वहाँ पे। The impact of measles is more than that of other infection because of secondary complications and prolonged illness. कोई बता सकता है measles को क्या कहते हैं? measles यानी एक मिनट हम किससे पूछते हैं? पूनम 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 भागवतकर। यस मैम। हाँ, सो मुझे बताइए measles यानी क्या होते हैं? measles बताइए जल्दी। अरे आपने इम्यूनाइजेशन में ये पढ़ा हुआ है ना? नहीं पता मैम। अरे मीजल्स यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है या फिर जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, सो वो वहां पे हम प्रोड्यूस होते हुए हम देखते हैं वहां पे। ठीक है, जहाँ पे कॉफिंग होती है, स्नीजिंग होती है। ठीक है, और ये जनरली एयर के थ्रू फैलता है। ठीक है, इसको मराठी में जो है मैम शीतला बोलते हैं उसको। शीतला। यस ये मैम। पहली बार, उसको गोवर बोलते हैं ये पता है मुझे, शीतला। हाँ मैम, वो जो छोटे छोटे बॉल्स, मतलब जो क्या बोलते हैं, रेड कलर्स के बबल्स आते हैं हाँ, पूरे हाँ। मतलब बॉडी पे। राइट राइट, तो वो एयर की इन्फेक्शन की वजह से ही होता है वो। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो वहां पे यानी वहां पे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं वहां पे। ठीक है, उसको गोवर बोलते हैं। आपने शीतला बोला है ना, राइट? ओके, ये नाम भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यस मैम। So मैम ये गूगल पर भी आता है वो। शीतला, यस मैम, पता नहीं। खसरा की शीतला से कुछ तो भी आता है। गोवर पता है मुझे, गोवर करके, वो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, सो मैम गोवर मतलब चिकन पॉक्स ही होता है ना? नहीं, चिकन पॉक्स अलग, गोवर यानी चिकन पॉक्स की तरह ही दिखाई देता है, पर आपने पहले ही बता दिया, रेड रैशेस नहीं क्या ऐसे आते हैं वहां पे, वहां से बम्स आते हैं। हाँ यस। हाँ, सो ये जनरली कॉन्टेजियस जो है वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, वहां पे हम देखते हैं स्किन रैशेस वगैरह देखते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे ऐसे बम्स जैसे आते हैं। ठीक है, सो ये जनरली हम देखते हैं कि 8-9 दिनों में उसके जो सिम्टम्स जो है, ठीक है, जैसे वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो उसके बाद 8-9 दिनों के बाद जो है जनरली यानी हाँ 8-9 दिन के बाद उसके सिम्टम जो है वो जनरली दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जब वायरस के साथ कांटेक्ट जब होता है उसके 7-8 दिनों के बाद से। ठीक है, तो ये है मीजल्स। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि कॉमन एक इन्फेक्शियस डिसीज हमको इन बच्चों में दिखाई देता है। ठीक है, सो द इम्पैक्ट ऑफ measles is more than that of other infections because of secondary complications and prolonged illness. During acute infections, appetite is often impaired and the food intake is reduced. ठीक है, सो यहाँ पे जो है acute जब कंडीशन होती है, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि एपेटाइट जो है वो पुअर हो जाती है, इसकी वजह से फूड इनटेक है, ठीक है, सो वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो पहले ही लो इनटेक होता है, ठीक है, और उससे उसके बाद में फिर से जो है फूड इनटेक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन है और भी क्रिटिकल होने लगती है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग acute infection appetite is often impaired and the food intake is reduced. Apart from low intake, dietary restrictions is often imposed by the mother or family or community. उसके बाद mal absorption of nutrient and metabolic losses during infection can also aggravate malnutrition. ठीक है, तो कोई माल एब्जॉर्प्शन का मीनिंग बता सकता है? आपका हो गया है जैसे फैट माल एब्जॉर्प्शन है, आयरन माल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो कोई बता सकता है उसका मीनिंग क्या होता है? अरे एकदम आना चाहिए ना, आपको पता है, डरते हो आप? हाँ, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? माल एब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है? Condition that prevents absorption of nutrients. हाँ, बताओ नेट से, आपको पता ना, आपका हो गया है ना, पुअर एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं हमेशा। मैम क्या दूसरे आप भी कोरोना की वजह से याद नहीं है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान में रखिए, ठीक है। हाँ, अरे एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, वो वहां पे कम होने लगता है वहां पे, ठीक है। मिनट, ये WPS में ना थोड़ा इधर उधर ही होता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है कॉज है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, राइट। तो उसमें पहला पॉइंट है पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, फॉल्टी फीडिंग हैबिट्स ड्यू टू इग्नोरेंस एंड प्रीजुडिस, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है, ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होने की वजह से, ठीक है, जैसे प्रॉपर खाना नहीं वो प्रोवाइड कर सकते फैमिली मेंबर को, राइट। क्योंकि जैसे अगर फैमिली में ज्यादा लोग रहे तो हर एक की नीड जो है वो पूरी करना वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना है, ठीक है, इकोनॉमिकली जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही वो खाना जो है मैंने ले सकते हैं, राइट। और वो हर एक पर्सन में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें जनरली क्या होता है, एक तो इकोनॉमिक कंडीशन कम होने की वजह से खाना भी कम होता है, ठीक है। तो ये मैंने उसकी वजह से जो है जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है डेली की वो फुलफिल नहीं हो पाती, बाकी के मेंबर्स हो, ठीक है, बच्चों की हो, किसी की भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि इतनी पुअर कंडीशन होती है कि वो एक वक्त का खाना भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो है और किस यानी पुअर कंडीशन में रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में जो है वो रहते हैं, जो मिला वो कैसे भी यानी तरीके से बना के वो खा लिया, ठीक है, तो वो हाइजीन फॉलो नहीं करते, ठीक है। ऑब्वियस है इलिटरेट होने की वजह से उतना जो है हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होने की वजह से, ठीक है, पुअर कंडीशन होने की वजह से वो इन चीजों पे नहीं ध्यान दे सकते, ठीक है। सो ये एक वन ऑफ द मेन रीजन वहां पे हो सकता है, ठीक है। सो उसके बाद क्वालिटी फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। सो मैंने खाना बना तो लिया पर उसको ढंग से खाना चाहिए, आपने देखा होगा है कि नहीं। पर कैसे पुअर जो पीपल होते हैं तो उनमें जनरली वो समझ नहीं होती कि खाना किस, जैसे खाना मिल गया वही उनके लिए बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वो हम बोल सकते हैं इतने एजुकेटेड ना होने की वजह से जो है जो हैंडलिंग कंडीशंस होती है वो जो है बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन का खतरा जो है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही है कि हम बोल सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है एक वन ऑफ द मेन कॉज है, ठीक है। उसके बाद जो है लार्ज फैमिलीज एंड हाई बर्थ रेट, ठीक है, बड़ी फैमिली रहती है, ठीक है, और इकोनॉमिकली पुअर होने की वजह से खाना जो है हर एक जो पर्सन है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता, ठीक है। और उसके साथ हाई बर्थ रेट, ठीक है। और फिर भी ऐसे यानी ऐसी फैमिलीज होती है खाना भले ही पुअर यानी सॉरी खाना भले ही कम हो
पर जो बर्थ रेट होता है फैमिली में वो बहुत हाई रहता है, यानी भले ही खाना कम मिले पर जो है बच्चों की पैदावार जो है, ठीक है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो वही है, एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, इलिटरेट होने की वजह से, ठीक है, और ये चीजें जो है वहां पे दिखाई देती है कि उनको नहीं पता रहता कि यानी जो है हमारी कंडीशन यानी इतनी यानी मुझे भी अजीब सा लगता है कि अगर हमको पता है कि हमारे पास खाने के लिए जो है नहीं है, तो हम क्यों यानी ये कॉमन सेंस वाले यानी इसमें कुछ पुअर या हाई इनकम ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज है, समझ में आनी चाहिए कि हमारे बच्चों को खाना ये जो है प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इतने बच्चे पैदा ही क्यों करें, ये एक नॉर्मल सी चीज होती है। पर हम ऐसा जो है रूरल एरियाज में नहीं देखते, भले ही हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, ठीक है, पर बच्चे को जन्म देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ पे, और फिर बच्चा भी वो सफर करता है जन्म पर। ठीक है, तो ये बहुत अजीब कंडीशन लगती है मुझे कि भले इलिटरेट ना हो पर हम बच्चों की तकलीफ या बाकी के फैमिली मेंबर्स की तकलीफ तो देख सकते हैं, वो तो भले ही कुछ पढ़े ना या सीखे ना, तो वो तो दिखाई तो देता है ना, वो यानी मुझे समझ में नहीं आता ये चीज। ठीक है? तो ये है कि इससे क्या एजुकेट करें उनको, ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वही है कि एक ये कॉज है। उसके बाद सुपरस्टिशंस एंड टैबूज कंसर्निंग फूड आर पावरफुल सोशल फैक्टर्स। ठीक है, तो कुछ टैबूज सुपरस्टिशन होते हैं, ठीक है, सो वो उनमें बहुत बह जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यानी इसका इम्पोर्टेंस जो है यानी जैसे अगर सपोज कुछ इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उनका कैसे इलिटरेट होने की वजह से वो सुपरस्टिशन में ज्यादा मानते कि नहीं, हाँ कुछ जो गांव के कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, उनको डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं होता कि ये कुछ कर सकेंगे। ठीक है, तो ये उसकी वजह से भी जो है बच्चे की डेथ जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि प्रॉपर जो है उनको हेल्प नहीं मिल पाती, राइट। तो इसकी वजह से उसके बाद टैबूज कंसर्निंग फूड, ठीक है, तो ये भी एक हम बोल सकते हैं वन ऑफ द पावरफुल सोशल फैक्टर है। ठीक है, तो यानी कुछ भी पका के खा लेना, ठीक है, इस तरह से जो है, ठीक है, तो वो यानी हम बोल सकते हैं कि इतनी पुअर कंडीशन होने के बाद भी जो है वो अपने जो है सुपरस्टिशन जो है वो वगैरह छोड़ते नहीं। तो ये एक बड़ा कारण है रूरल एरियाज में, हम जनरली देख सकते हैं। उसके बाद डेप्रिवेशन ऑफ मैटरनल केयर एंड अटेंशन ड्यू टू वर्क प्रेशर अवे फ्रॉम होम बाय द मदर्स। ठीक है, तो वही है, एक एजुकेशन का ही एक फैक्टर है वहाँ पे कि अगर जैसे प्रेग्नेंट रही, मैटरनल केयर जो हम बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी में प्रॉपर केयर नहीं ली जाती, ठीक है, दूर यानी ऑब्वियस है कम यानी जो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर वहाँ पे पानी की भी जो है कमी होती है, तो जो है सब कुछ जो है घर की जो है महिलाओं को ही करना पड़ता है। ठीक है, तो कितनी भी बुरी कंडीशन रही तो काम तो उनको करना ही पड़ता है। ठीक है, तो जनरली प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी जहाँ पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो वहां पे भी जो है दूर दूर तक पानी लाने के लिए उनको जाना पड़ता है, क्योंकि वो यानी अवेलेबल नहीं होता, ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो उनके लिए भटकना पड़ता है उनको पानी के लिए, ठीक है, यहाँ वहां से लाना पड़ता है। ठीक है, तो वो वर्क प्रेशर एक होने की वजह से जनरली हम देखते हैं कि खुद की केयर जो है वो नहीं ले पाते महिलाएं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है बच्चों की कभी कभी डेथ हो जाती है, कभी कभी जो जन्म देने वाली जो भी महिलाएं हैं उनकी भी जो है डेथ हो जाती है, तो यानी इसकी वजह से ये डेथ रेट जो है, ठीक है, तो वो ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो पीएम की वजह से और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है कि ये बहुत मेन कॉज है जो है पीएम जो मालन्यूट्रिशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और जो मैटरनल केयर जो हमने बात की, तो वहाँ पे प्रॉपर केयर ना लेने की वजह से, पुअर फूड इंटेक होने की वजह से जो बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो भी जो हम बोल सकते हैं अंडर वेट होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा
जो है हेल्दी नहीं हो पाता है कि नहीं। तो इस तरह की कंडीशन हम देख सकते हैं। तो पीईएम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, राइट। सो बेसिकली जो ये कंडीशन जो है पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ये एक पॉवर्टी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियस है खाना न मिलना, फूड प्रॉपर नहीं मिलना, ठीक है। ये उसी का ही जो है एक कंडीशन की वजह से ये कंडीशन आती है। ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट डाइट, पुअर एनवायरनमेंट, हाई इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन पीईएम। ठीक है। सो उसके बाद हम कल देखेंगे कि मेजर्स टू कॉम्बैट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, कि जिससे हम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को रोक सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल पुअर लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। ठीक है। जैसे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, या कि तो उनको मिड डे मील प्लान होता है, फीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह वहाँ पे वो दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें कि पीएम जो है, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करना है, क्यों करना है, ठीक है। सो कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है वहाँ यहाँ पे हम फॉलो की जाती है, क्योंकि कुछ डायरिया होता है यहाँ पे, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लूइड कितना होना चाहिए, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में जो है प्रोटीन होना चाहिए, किस तरह का जो है डाइट होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से फ्लूइड किस तरह से जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो इतनी कंडीशन सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों में जनरली नेजल के थ्रू जो है फीड जो है वो करवाया जाता है। ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दी हुई है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, जब होता है तब क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद जैसे इन्फेक्शन है उस कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है। जहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। एनीमिया है, ठीक है। सो जहाँ पे जनरली एनीमिया यहाँ पे बच्चों में दिखाई देता है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है 5 ग्राम से नीचे चला जाता है। ठीक है। सो वहां पे फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, ठीक है, वो टेक्निक वहां पे यूज की जाती है। ठीक है। तो उसके बाद डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, और जो है हम बोल सकते हैं कि हेल्थ प्रमोशन वगैरह जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जनरली जो FAO, ठीक है, और WHO है, सो दीज आर द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमिटीज, राइट। सो इनके कुछ स्टेप्स है जो वहाँ पे हेल्थ प्रमोशन के लिए सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है। तो वो हम कल देखेंगे। ठीक है। तो अगर किसी को कुछ क्वेरीज होती है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है, ठीक है, तो आप कल मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ही हम स्टॉप कर देते हैं अभी। मैम इसके बाद की इसकी मत निकालिए, ठीक है, तो कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ये नोट्स में भी यही रहेगा, पर फिर भी कुछ अच्छा और भी स्टफ मिलता है तो वो भी मैं डाल दूंगी नोट्स में, थोड़ा डिटेल में डालूंगी, बस इतना ही। ठीक है। तो इतना आप पढ़िए, और कुछ क्वेरीज अगर होती है तो आप मुझसे कल पूछ सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू प्रेजेंट रहने के लिए। यहाँ पे स्टॉप करते थैंक यू हैं, मैम। कल मिलते हैं फिर। ठीक है। Thank चलो, you, ma'am. थैंक यू ऑल।
हेलो, Yes, ma'am. गुड इवनिंग गर्ल्स। Good evening. हेलो, Yes, ma'am. okay, today we are going to discuss nutrition counseling strategies. We are discussing about what are the strategies जिसमें कि हम कौन से strategies से लोग न्यूट्रिशन काउंसलिंग को किया जाता है, अलग अलग strategies को पढ़ेंगे आज हम। ओके, कौन सी स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपको पता है कि आपके हर एक पेशेंट्स अलग अलग डिसीजेस से, अलग अलग फैसिलिटीज से, अलग अलग एनवायरनमेंट से, अलग अलग साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनकी फील्ड रहती है। तो उसी हिसाब से उनके लिए, हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज को आपको यूज करना होगा। आप सभी के लिए एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही एक्शन प्लान नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग प्लान रहेगा। कोई एनेमिक पेशेंट है, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, या कोई एलर्जिक पेशेंट है। तो सभी के जो डाइटिशियन रहेगा, सभी का जो एरिया रहेगा, सभी का जो प्रॉब्लम ऑफ डिसीज रहेगा वो बहुत अलग अलग होगा। सभी के लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग होंगी, सभी के जो बिलोंगिंग्स होंगे, सभी के जो रिलीजियस होंगे, वो सब पे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सभी अलग अलग पेशेंट्स को डील करने के लिए सभी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन ओके। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है एक्टिव लिसनिंग। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है कि एक्टिव लिसनिंग चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्लास में हो तो आपकी लिसनिंग पावर इतना अच्छा चाहिए कि आप, मैं जो भी बोल रही हूँ आप उस चीज को समझ सक रहे हो। जब मैं आपको एक एनेमिक पेशेंट बोल रही हूँ तो आपके भी माइंड में भी एक एनेमिक पेशेंट ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है एनेमिक पेशेंट के लिए क्या जरूरी है, उनके लिए आयरन सप्लीमेंट जरूरी है। तो फटाफट आपके दिमाग में वो चीजें आ रही है कि फिर आयरन सप्लीमेंट कहाँ से मिल रहा है? हाँ, स्पिनिश है, पालक है, ये सब से मिलती है। ठीक है, तो आप एक एक करके फूड भी बता रहे हो। तो क्या हो रहा है, आपके थॉट्स क्लियर है तो मेरे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं समझा रही हूँ, आप वो चीज को फटाफट कलेक्ट कर पा रहे हो, अपने माइंड में उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग चाहिए। अ स्ट्रेटेजी ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ the senses and is the कॉर्नरस्टोन फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग रिलेशनशिप। ठीक है, हमारी जो कम्युनिकेशन जो जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें ऐसे सेंसेस है जिसमें कि हम लोग काफी हद तक उसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप को बिल्डअप कर लेते हैं। अब वहीं पे पेशेंट्स को ये बिलीव दिला देते हैं कि यस, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप जो हम आपको गाइड दे रहे हैं, जो हम आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपको उतना ट्रस्ट उन पे होना चाहिए। आपके जो भी क्लाइंट हो गया, उन पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि यू आर अ पर्सन गोइंग टू बी हील। उनको उनके डिसीजेस से आप उनको हील करोगे, उनको बचाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज गाइडेस इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, गाइड्स करना है उनको इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे स्ट्रेटेजीज आपको सॉल्व बताना है उनको। इंक्लूड्स एम्पैथी एंड कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेस। आपको हर एक उनके जितने भी जो भी जहाँ जहाँ आपको इमोशंस आ रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके इमोशंस, आपको अपने इमोशंस को एम्पैथी करना है। जहाँ पे आपको उनको लग रहा है कि नहीं इट्स ओके, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आपको सपोर्ट करना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ उनको मोटिवेट करना चाहिए, यहाँ उनको पुल अप करना चाहिए, तो वहाँ वहाँ आपको उनको वहाँ वहाँ वैसा वैसा सपोर्ट करना जरूरी है।
ठीक है। कोई कोई बहुत इमोशनली डिप्रेस्ड होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, तो वहाँ वहाँ आपको उनकी भी वो भी काउंसलिंग करना जरूरी है कि उनको किस वजह से किस प्रॉब्लम से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप उनको कुछ और एक्टिविटीज बता रहे हो, कुछ और चीज करने बता रहे हो, आप उनको मेडिटेशन बता रहे हो। आप मेडिटेशन करते वक्त आप उनको बता रहे हो कि आप ध्यान लगाने बैठ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव थॉट सोचने हैं। आपको अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे मेमोरीज को याद करने लगाना है आपको कि जहाँ जब आप बहुत खुश हुए थे, तो ऐसे मेमोरीज को आप उनको दिखा रहे हो कि जहाँ पे उनको जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई चीज को यूज करने पड़ेंगे। हो गया एक्टिव लिसनिंग। देन एक्टिव लिसनिंग के कुछ और पॉइंट्स है। अनडिवाइडेड अटेंशन टू क्लाइंट। ठीक है, आपको अनडिवाइडेड अटेंशन टू क्लाइंट देना जरूरी है। लिसनिंग फॉर वर्बल मैसेजेस, जो भी वर्बल मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं उनको समझना जरूरी है। उनको डिवाइडेड, ऐसा कुछ नहीं कि आपको 1 घंटा दिया तो आप 1 घंटे में आप अपने प्रॉब्लम्स बताओ, ऐसा कुछ नहीं। जितना पेशेंट को जितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम उनको चाहिए कम्युनिकेट करने को, उतना आपको टाइम देना है उनको। ऑब्जर्व नॉन वर्बल बिहेवियर। अब नॉन वर्बल बिहेवियर क्या हो सकता है गर्ल्स, बताओ जरा मुझे। गर्ल्स, नॉन वर्बल बिहेवियर कौन सा हो सकता है? सुनाई आ रहा है सभी को? वर्बल वो होता है जिसमें हम ओरली बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेस टू फेस। और नॉन वर्बल में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रहे हो, आप उनके डर पे फियर देख रहे हो, या वो डिप्रेशन दिख रहा है, या आपको बताते वक्त कुछ हरकतें कर रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज छुपा रहा है आपसे या डिप्रेस्ड है। ठीक है, तो आप उनके वर्बल जो रिस्पॉन्सेस है, वर्बल बिहेवियर, उनके चलने का तरीका कैसा है, कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप नोट कर रहे हो। आई कांटेक्ट, जैसे कि इसमें दिया है वर्बल कांटेक्ट बिहेवियर में, जैसे आई कांटेक्ट है जैसे कि आपसे नजरें मिला के बात कर रहे हैं या नहीं, शाय है पर्सन या किस तरीके से कॉन्फिडेंट है या नहीं है उनमें। या अटेंटिव बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जब वो सेटिंग पोजीशन पे बैठ रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जब वो वॉकिंग कर रहे हैं तो उनकी बॉडी कैसी है, अलाइन है कि नहीं है, उनकी बॉडी में ही वीकनेस है या बॉडी सेटिंग पोजीशन ही उनकी खराब है। ठीक है, तो ये सब पोस्चर से भी पता चलता है कि पेशेंट कितना एक्टिव है और कितना नहीं है एक्टिव। ठीक है, वोकल स्टाइल, कौन से स्टाइल से वो बातें कर रहा है, उनकी जो बात करने का टोन किस तरीके का है, जो मराठी में बात कर रहे हो या हिंदी में बात कर रहे हो तो उनका वोकल टोन कैसा है। ठीक है, देन वर्बल फॉलोइंग, जो वर्ब में जो भी आता है, जो भी कम्युनिकेशन वो सब। ठीक है, मॅडम दिस आर। हेलो, हा मॅडम वेळ झालाय म्हटलं क्लासचा. मेरा तो अभी 4 बजे स्टार्ट हुआ है सर। हेलो, मेरा मेरा 4 to 5 किया है सर अभी टाइम टेबल में। 4 to 5 किए है क्या? यस सर। हाँ ओके ओके। सो दीज आर द एक्टिव लिसनिंग पॉइंट्स, जिसमें कि हम जो प्लान, हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमको उनको एक्टिवली लिसनिंग करना है, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, उनके सेटिंग पोजीशंस देखना है, जब वो बात कर रहे हैं आपसे तो कितने कॉन्फिडेंटली है, या कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि वो कुछ आपसे छुपा रहे हैं, तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी काफी सारी चीजों को इवेल्युएट करना है, समझना है उनकी कंडीशन को। ठीक है, then active listening में some other points, not simply hearing words, सिर्फ hard words को, requiring close attention and concentration, जो भी वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिसमें आपने कभी समझा नहीं हो या आपको कभी समझ में नहीं आया, तो आपकी कोशिश रहेगी कि हर बार हर चीज को आप क्लियरली समझो। ठीक है, then essential components of effective listening, openness, concentration, comprehension। openness मतलब आप फ्री होके बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका पेशेंट आपसे डर रहा है या आपके क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं है। अगर मैंने आपको मतलब क्लाइंट को लग रहा है कि अगर मैंने इनको बता दिया मेरी पर्सनल इश्यूज ये है, तो कहीं ये मुझे पब्लिक पे नहीं कर देगा, कहीं मुझे, तो कभी भी क्लाइंट को इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारा जो हमारे जो भी हमको काउंसलिंग कर रहा है कि वो सारी चीजों को, हमारे जो भी कॉन्फिडेंशियल जितनी भी हमारी बातें हैं उसको कहीं पे भी लीक ना करे, कहीं पे भी स्प्रेड ना हो। ठीक है, और आपको भी इतना ट्रस्ट दिलाना होता है अपने क्लाइंट्स पे कि वो आपको हर एक चीज के बारे में शेयर करें।
ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को या बॉयज में कि वो शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, उनको लगता है कि अरे ये तो सिर्फ मुझे ही हो रहा है क्या, ये स्किन डिसीजेस मुझे ही हो रही है क्या, या कोई कोई अदर प्रॉब्लम जो है, या फिर उनकी कोई चीज हो रही है उनके साथ में जो वो किसी और के साथ नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, किसी और को नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज का भी उनको डर लगता है कि आगे वाला क्या सोचेगा या आगे वाला क्या बोलेगा। तो ये जितने भी कॉन्फिडेंशियल जो भी बातें हैं, ये सब चीजें भी जो भी है, ये आपको भी पूरा ध्यान रखना है अपनी चीजों की। आप अपने एक पेशेंट को आप दूसरे पेशेंट की बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे। ये एक जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं डॉक्टर्स के, इसमें ही लिखा गया है कि आप अपने कभी भी पेशेंट्स के साथ धोखाधड़ी नहीं करोगे, आप कभी भी उनके पर्सनल डिटेल्स किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो ओपननेस होना जरूरी है, जिसमें कि आप फ्री होके बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन, आप जब भी बात कर रहे हो तो ऐसा ना लगे कभी कि आप अपने पेशेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप जब भी बात कर रहे हो तो आपका पेशेंट्स का आपकी तरफ ध्यान होना चाहिए, और आपका भी उनके बातों पे पूरा कंसंट्रेशन होना जरूरी है। उनकी बातों को कॉम्प्रीहेंड करना, कॉम्प्रीहेंशन करना मतलब समझना, उसको हर तरीके से समझना। ठीक है, अगर कोई कोई शब्द वो ऐसा यूज कर रहा है जिसका मीनिंग आपको नहीं आ समझ में आ रहा है, तो आपको उनके साथ में उस चीज को कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है। आपको उनको पूछना है कि हाँ ये आपने कहा, इसका मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि आपको, वैसा लग रहा है कि आपको। फिर वो चीज को वो और धीरे धीरे एलोबरेट करेंगे, तो आपको भी आप उनको एक सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, पर जो आपने ये वर्ड बोला है मुझे ये समझ में नहीं आया, ये क्या है, का मतलब क्या आप और डिप्रेस्ड हो, या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई बातें कोई सुन रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो डॉक्टर जो टैबलेट्स दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कंपोनेंट्स याद रखना, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग: ओपननेस, कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, देन परपर्सिंग एंड समराइजिंग, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, पैराग्राफिंग को पर पैराग्राफिंग को आप उसको समराइज कर रहे हो। आपने पूरा पूरा उनका चिट्टा पट्टा पूरी डिसीज स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ ली, अब आपको उसको समराइज करना है। ठीक है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर हमारी पूरी चीजें सुनता है, और वही पॉइंट्स को वो पकड़ता है जो उसको लग रहा है कि मेरे मेरे लिए ये काम की चीजें हैं। तो वो उस पॉइंट को नोट्स करके रखता है, नोट डाउन करके रखता है कि ठीक है ये आपको ये प्रॉब्लम इतने दिनों से शुरू हो रही है, फिर आपने ये टैबलेट भी ली, ये कॉस्मेटिक भी किया, फिर आपने वो ट्रीटमेंट भी कराया, आपका ये भी चेक हो गया है, आपका सिटी स्कैन भी हो गया है, आपकी जो फनाला फनाला रिपोर्ट्स भी हो चुकी है, ऐसा वैसा। तो वो सारी चीजों का वो इम्पोर्टेंस लिख रहा है। तो देन फिर बोलता है कि ठीक है आपको इतना सब कुछ हो चुका है, अभी मैं आपको 15 दिन की या 10 डेज का ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, या यही चीजें दे रहा हूँ, या आपको ये डाइट दे रहा हूँ। तो आपको इस कंडीशन में देखा जाएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो समराइजिंग कर रहे हो, briefly restate the essence of what the person has said consciously using different words। ठीक है, consciously हम देख रहे हैं कि what जो word अलग अलग शब्दों में जो पर्सन हमसे जो बात कर रहा है वो क्या समराइज करने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको वो तो एक इसमें इसको पैराग्राफिंग करना है, समझना है, समराइज करना है पूरे उसके प्रॉब्लम को। Then summarize what has been said over a period of time। ठीक है, देन आपको उस चीज को कंक्लूजन में आना है कि ठीक है ये आपकी प्रॉब्लम है, और ये सारे सरकमफेरेंस है जिससे आपको लग रहा है कि शायद इसके वजह से या शायद उसके वजह से मैं डिप्रेस्ड होते जाता हूँ, या शायद मैं ये फूड लेने की वजह से मुझे ज्यादा अनहेल्दी फील होता है, या तो फिर जो अपना डाइटिंग स्टाइल है, डाइटिंग हैबिट है, या डाइटिंग जो आपका स्टाइल है उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस को वो नोट डाउन करके देन समराइज पूरे जो प्रॉब्लम का है उसको समराइज करके वो सॉल्यूशन देता है कि ठीक है ये चीजें हैं आपकी, ये प्रॉब्लम है आपकी, देन मैं आपको समरा ये चीजें दे रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में वाटर लेना है, फ्रेश मिल्क लेना है, फ्रेश वाटर लेना है, फ्रेश आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं, आप जो खा रहे हो उसके साथ साथ आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप फिर उसको काउंसलिंग करना शुरू शुरू करोगे।
देन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होता है हम वो देखेंगे. लिसन टू नॉट ओनली द वर्ड्स बट ऑल्सो द फीलिंग्स एसोसिएट विद द मैसेज. ठीक है, आप सिर्फ वो शब्द की तरफ, वो सेंटेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप साथ ही साथ उनके एक्सप्रेशन पे और उनके फीलिंग्स की तरफ भी देख रहे हो. ठीक है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग इसको कहते हैं. इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आप उन चीजों को समझने की रिफ्लेक्शन बता रहे हो. कि कोई आपको पेन बता रहा है तो आपका भी एक फेस ऐसा बन जाता है कि ओ माय गॉड, ये कितना पेन में है, कितनी तकलीफ हो रही है इसको. तो एक रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होती है जिसमें कि आप उनके साथ साथ उनके जो पेन के साथ साथ आप अपने भी उनके साथ साथ फीलिंग्स के साथ साथ अपनी भी फीलिंग्स को दिखा रहे हो. देन परहैप्स एज अ स्टेटमेंट रादर देन अ क्वेश्चन. ठीक है, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट में आप उनके साथ साथ उस चीज को फील कर रहे हो कि आप उनको और क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों. तुम उनकी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो, फीलिंग्स को समझ रहे हो. देन स्टेप्स दिए है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के. करेक्टली आइडेंटिफाई द फीलिंग्स बीइंग एक्सप्रेस्ड. आपको क्लेरिफाई करना है करेक्टली कि ये कौन सी फीलिंग्स है जो उनके जो एक्सप्रेस कर रहे हैं. रिफ्लेक्ट द फीलिंग यू हैव आइडेंटिफाइड टू द क्लाइंट्स. ठीक है, जो आप फीलिंग्स उनके फेस पे देख रहे हो, जो पेन देख रहे हो या हैप्पीनेस देख रहे हो, तो आप उनको वही फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है, मैच द इंटेंसिटी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज टू द लेवल ऑफ फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय द क्लाइंट. ठीक है, आप उनके साथ मैच कर रहे हो अपनी फीलिंग्स के साथ. ठीक है, कई बार ऐसा होता है एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को अपनी फीलिंग्स के बारे में जब चीजें बताता है या कुछ चीजें शेयर करता है तो वो उनके साथ इतना अटैच होता है कि वो चीजों को वो खुद भी फील करता है, उनके हैप्पीनेस को भी फील करता है, उनके पेरेंट्स को भी फील करता है. तो वैसे ही रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में भी वही चीज है कि क्लाइंट जो पेशेंट है उनके फीलिंग्स के साथ साथ वो मैच करता है, उनको समझने की कोशिश करता है और एक तरीके का उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है जिसमें कि क्लाइंट पूरे तरीके से समझता है कि जो डायटिशियन है उसकी प्रॉब्लम को हर तरीके से समझा जा रहा है. रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स ऑफ योर क्लाइंट्स नॉट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड दे रहे हो उनकी फीलिंग्स को और वो फीलिंग्स को किसी और के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट के बारे में कभी कोई चीज को नहीं शेयर करोगे. कभी किसी का एक पर्सन का डाटा आप किसी और के पर्सन के डाटा के साथ में शेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी क्लाइंट्स की जो फीलिंग्स है, जो रिफ्लेक्शन है, वो आप किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते. ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. तो आपको करेक्टली पहले पता करना है कि किस टाइप का वो डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं और उस डिस्कशन में किस टाइप के एक्सप्रेशन उनके हैं, उनकी फीलिंग्स किस तरीके की है, सैड है, हैप्पी है, क्या कर रहे हैं, तो उसी तरीके की आपको भी उनके साथ में वो फीलिंग्स को फील करना है. ठीक है, देन सम ऑफ दिस क्वेश्चंस ओपन एंड न्यूट्रल क्वेश्चंस. मैंने आपको बताया था कि आपको पेशेंट्स के साथ में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं. टेल अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, देन टेल मी अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स. आप उनको क्वेश्चंस कर रहे हो, पहले आप उनको पूछे कि चलो ठीक है, पहले आप बताओ आप कौन हो, क्या करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. देन आप बोल रहे हो टेल अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स. देन आप उनको ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछ रहे हो कि आपका डाइट कैसा है, आप मॉर्निंग में कैसे लेते हो, लंच कब करते हो, ठीक है, स्नैक्स कब लेते हो, इवनिंग में लेते हो कि नहीं लेते हो, ये सारी चीज आप क्वेश्चन कर रहे हो. व्हाट हैव बीन डूइंग टू लोअर योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, आप क्या करते हो अपने कोलेस्ट्रॉल को नीचे कम करने के लिए. ठीक है, आप उनको छोटे स्पेसिफिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये न्यूट्रल क्वेश्चन है जो आप उनको कॉमनली पूछ रहे हो. ठीक है, आप में ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो मतलब यहाँ पे जो पेशेंट है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल से ही ग्रस्त होगा, तो हम उसको उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया? अगर वैसे ही क्वेश्चन उनके साथ करोगे, जो पेशेंट एनेमिक है तो आपको एनेमिक से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे, जो पेशेंट्स अलग अलग डिसीज से रिलेटेड है तो आपको उन्हीं के डिसीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने होंगे. टेल मी व्हाट टाइम डू यू राइज इन द मॉर्निंग एंड व्हाट डू यू हैव टू ईट. ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया गया कि आप मुझे बताओ आप कितने बजे उठते हो और मॉर्निंग में उठने के बाद आप क्या लेते हो, क्या खाते हो.
ठीक है, मॉर्निंग से उठते या ब्रशिंग करके या फिर कुछ स्नैक्स है, फ्रूट्स है या ओट्स है या मिल्क टी क्या लेते हो आप? ठीक है, तो आप यहाँ पे उनको क्वेश्चंस कर रहे हो जब इंटरेक्शन आपका सेशन शुरू हो रहा है। बस ये ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको भी एक फॉर्मल सेशन करना है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस याद रखो, आपको जब भी क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक को अलग अलग क्वेश्चंस का लेना है। देन टेक मी थ्रू योर डे। आप क्या बोल रहा है, चलो ठीक है, अब मुझे पूरा आपका दिन बताओ, मॉर्निंग से नाइट तक। ठीक है, समझ में आया? पहले उन्होंने उनके बारे में पूछ लिया कि आप कौन हो, क्या करते हो, देन आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है वो पूछ लिया, आप कैसे किस तरीके से फूड को खाते हो, लाइकली डिसलाइकली, और किस तरीके से फूड को आप बाइट करते हो, प्रॉपरली प्रॉपरली इंटेंशन से फूड लेते हो कि नहीं लेते हो। देन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप कौन से चीजें करते हो, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन से फूड कम खाते हो, कौन से एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो। देन आप मॉर्निंग में उठने के बाद आप सबसे पहले क्या क्या ही खाते हो, क्या लेते हो सबसे पहले। देन हम उनको पूरा दिन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, देन क्लोज क्वेश्चन में जिसमें यस और नो ही रहता है। ठीक है, मतलब डू यू स्मोक, इसमें क्या आएगा, हाँ या ना। तो क्लोज क्वेश्चन उसी को बोलते हैं, समझ में आया? ओपन क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसमें हम उनसे डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं पूरा, कैसे हुआ, कब हुआ, कॉज पूछ रहे हैं, डिसीज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन क्वेश्चन हो गए। और क्लोज क्वेश्चन जिसमें सिर्फ यस और नो, हाँ या ना, बस यही वाले ऑप्शंस होते हैं। डू यू सॉल्ट योर फूड एट द टेबल, हाँ या ना। ठीक है, समझ में आ रहा है इसमें? हेलो? Yes, ma'am. तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे, हाँ या ना में मिलेंगे। और हाँ या ना वाले क्वेश्चन को क्लोज्ड क्वेश्चन कहा जाता है। और जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है, जिसमें सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको ओपन क्वेश्चंस कहा जाता है, ओपन या न्यूट्रल क्वेश्चन कहा जाता है। डू यू ईट चिकन विद द स्किन ऑन, ठीक है, हाँ या ना, इसमें भी पूछ रहा है कि हाँ खाते हैं या नहीं, नहीं खाते हैं। ठीक है, देन लीडिंग क्वेश्चन है, डू यू ईट आइसक्रीम एवरी इवनिंग, जिसमें कि आप उनको पूछ रहे हो कि आप एक्सट्रीमली जो क्वेश्चन है, एवरी को डाउट ये किया, डार्क किया है, अंडरलाइन किया, मतलब एवरी डे आप खाते हो आइसक्रीम इवनिंग में, तो वहां पे भी हाँ या ना ही क्वेश्चन रहेगा। यू डू नॉट यूज होल मिल्क, डू यू, आप तो होल मिल्क का यूज करते हो, तो उसके बारे में पूछा है, आपको पता है इसमें क्या होता है, तो इसमें भी हाँ या ना वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, देन क्लेरिफाइंग करना, प्रॉब्लम एंड प्रमोशन, क्लेरिफाइंग कर रहे, कम्युनिकेट, टेल मी मोर थ्रू बॉडी लैंग्वेज, यूज ट्रेलिंग वर्ड्स, आस्क क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इससे क्या कर रहे हो, प्रोबिंग एंड प्रमोटिंग कर रहे हो, प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो, जिसमें कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ में थ्रू आउट उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ में, या उनके टेलरिंग वर्ड्स जो अलग अलग वर्ड्स का वो यूज कर रहे हैं उनसे उसके बारे में। आस्क क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस, अलग जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी उनके क्वेश्चंस को और क्लेरिफाई कर रहे हो कि आप क्या पूछना चाहते हो स्पेसिफिकली, और क्लेरिफाई कर रहे हो उसको। ये इतना समझ में आया गर्ल्स? हेलो? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है इसके पेपर? हमारा और टॉपिक्स कौन से बचे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। ओके, ये हमारी स्ट्रेटजीज के हो गए पॉइंट।
गर्ल्स आप लोगों का प्लान और डाइट कैसा चल रहा है बेटा, आप सभी का? हेलो, हेलो, यस मैम, आप लोगों का डाइट और प्लान कैसा चल रहा है? रेगुलर चल रहा है। कर रहे हो प्रॉपर? यस मैम, और एक्सरसाइज? न्यूट्रिशन काउंसलिंग मॉडल्स भी होगा, न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोटोकॉल होने का है हमारा, ठीक है। देन रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स असेसमेंट, 2 बचे हमारे पॉइंट्स। देन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन विद द फॉलोइंग एज पर कंडक्टिंग अ सर्वे एंड इवैल्यूएटिंग द सेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना है, जिसमें मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और उसका सर्वे करना है आपको। कोई भी एक स्पेसिफिक डिसीज ले लो गर्ल्स, कोई एनेमिक ले लो, कोई ओबियस ले लो, कोई कोलेस्ट्रॉल ले लो, उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है अपने जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके आप सर्वे करो, जहाँ पे आपको वही पेशेंट्स मिले, ठीक है। और फिर आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। समझ में आया गर्ल्स? तो क्वेश्चनर बनाना अभी से शुरू करो। क्वेश्चनर बनाओगे तो उसमें पहले तो आपको सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आप क्या करते हो, ऑक्यूपेशन, सैलरी, मंथ, कास्ट, वो सब उसमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आ जाएगा। जैसे कि आपने एनेमिक का पेशेंट ले रहे हो, तो एनेमिक पेशेंट में आपने पूरा उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ा है, तो उनका आयरन कंटेंट उसमें आता, नॉर्मल, लो, वेरी लो, तो ये पूरी कैटेगरीज दोगे आप उनको, ठीक है। तो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो क्या, उसके लिए कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, डॉक्टर्स रेफरेंस किए हुए, और सप्लीमेंट्स का डॉक्टर्स के जो भी होंगे उसके नाम लिखने हैं आपको। देन आयरन रिच सोर्सेज आपको पता है क्या, ये पूछ रहे हो आप उनको, हाँ या ना। फिर पता है तो फिर कौन से है बताओ, तो फिर उसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा, जो भी उनको पता होंगे, पालक सब्जी जो भी है वो सब, ठीक है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो कि नहीं लेते हो अपने आयरन सप्लीमेंट्स के लिए, आयरन के कंटेंट बढ़ाने के लिए, उसमें भी हाँ या ना, ठीक है। आपको कब पता चला कि आप एनेमिक हो, आपको पहले से पता था कि ये चीज, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कितने पेशेंट्स पहले से ही अवेयर है डिसीजेस के बारे में या नहीं है, या फिर अननोनली जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ और चेकअप कराने के लिए, तब उनको पता चलता है कि वो एनेमिक, पता है मतलब उनको एनेमिक की प्रॉब्लम है, आयरन की प्रॉब्लम है। या फिर जब कोई ऐसे नॉर्मल चेकअप के लिए जाता है, जब उनके साथ कुछ होता है, तब भी जाके जब उनको पता चलता है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि किस तरीके से लोग अवेयर है अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है। तो 7th वाले पॉइंट में आपको पूरे क्वेश्चनर्स बनाने हैं, जो कि हमारे असेसमेंट में भी दिया है, प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनर्स। तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीज पे आपको ये बनाना है, ठीक है, क्वेश्चनर्स बनाने हैं। समझ में आया गर्ल्स? गर्ल्स क्वेश्चनर का समझ में आया? मिताली क्या लिखा बेटा? गुड मैम। Ma'am, you were asking about the meal plan. ओ ओके, क्वेश्चनर का समझ में आया मिताली? Yes, ma'am. सो आप लोग क्वेश्चनर्स बनाना शुरू करो। क्वेश्चन सर्वे करने के पहले एक बार चेक करा लेना कि मैम इज इट ओके कि हम सर्वे कर रहे हैं अभी इस पे। अगर ठीक रहेगा देन हम लोग उस पे सर्वे स्टार्ट करने लगा दूंगी मैं आपको। तो 20 लोगों का आपको सर्वे लेना है। कल सर्वे समझ में आता है ना आपको? सर्वे मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, सर्वे ले रहे हैं कि लोगों को इस चीज से क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके बारे में अवेयर है या नहीं है, ठीक है। बट मैम अभी वो पॉसिबल नहीं है ना। बेटा इज इट नॉट पॉसिबल, बट आप
आपके पास तो काफी मीडियाज भी है बेटा। आपके रिलेटिव्स के अगर आप 4-5 पेशेंट पकड़ लिए, 4-5 ही लोग पकड़ लिए, तो आपको काफी डाटा मिल जाएगा। आपके फ्रेंड्स के घर पे होंगे तो आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है, तो जो आपके फ्रेंड को शुगर का डाटा कलेक्ट करता है, आप उनको अपने जो भी फादर मदर जो भी है, उनका डाटा उनको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है हाँ मैम। सर, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। गर्ल्स, आपको नेट पे भी काफी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी नेट पे एक चीज डाला जिसमें क्वेश्चनियर्स अबाउट कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, आप पता कर रहे हो कि क्वेश्चनियर्स के थ्रू कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कॉजेस पता है कि नहीं पता है एनीमिया का। ठीक है, आप ऐसे कोई भी डिसीज से रिलेटेड कोई भी सर्वे कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, समझ में आ रहा है गर्ल्स? हेलो, Yes ma'am. top survey questions on sugar patient या questionnaire on factors associated with diabetes। आपको नेट पे काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस कैसा है उनका, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको रेडीमेड मिल जाएंगे वहां पे। बस आपको क्या करना है, पूरा कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। आपको वही चीज लेना है जो आपके सर्वे से मैच है, जो आपको सर्वे से मैच होता है। जैसे इसमें अगर आप डायबिटीज का ले रहे हो, तो हाई ब्लड शुगर हिज रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज, आपको बताना है इसमें कि सही है कि गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स, तो कौन से हो सकते हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी पेशेंट्स का ले रहे हो तो आपको खुद को वो चीज क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से इसका सर्वे ले रहे हो। अगर एनेमिक है तो आपको एनेमिक का रेशियो पता रहना चाहिए। अगर आप हाई बीपी शुगर वाले ले रहे हो तो आपको नॉर्मल रेट पता रहना चाहिए बीपी का क्या होता है। ठीक है, डेस्ट्रोल और सिस्टोल रेट आपको पता रहना चाहिए। तो उस चीज का आपको, उस डिसीज का आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप सोचो आपको कौन से डिसीज पे या कौन से इस पे लेना है, और देन मुझे बताओ कि इस टॉपिक पे आप क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हो या क्या पूछ रहे हो। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, सर्वे क्वेश्चन ऑन न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ऐसा भी ले सकते हो आप। आप स्कूल गोइंग का या फिर कॉलेज गोइंग का, उनका भी सर्वे ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें न सर्वे जाने में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? 20 क्वेश्चन होना चाहिए गर्ल्स, रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपके टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अब किसी को आप उनको न्यूट्रिशन के बारे में ही पूछ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन,
डू यू ह्यूमन एट्स, मतलब आपको पता है। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है पता है। या डिसीजेस के कॉज इनएडिक्वेट फीडिंग से होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है। आपको पता है कि फूड से हमको एनर्जी आती है। हाँ, आपको पता है मतलब आप उनको क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग के फूड कौन से होते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं। स्नैक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है हमको। अगर HIV पेशेंट है तो उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है। तो आपको ये सब चीजों के, ये सब अगर आप न्यूट्रिशन असेसमेंट ले रहे हो किसी का, तो आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हो उनको। गर्ल्स अभी आप कोई मुझे टॉपिक बताओ जिसके ऊपर हम ले सकते हैं। बताओ गर्ल्स। गर्ल्स हेलो, सुनाई आ रहा है क्या सभी को? अभी हमारे इधर कौन सी कंडीशन चल रही है? पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड भी ले सकते हो क्या, कि ये कंडीशन में हमको कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है। ये इसमें अभी लोगों का नॉलेज क्या है, तो आप उनका सिर्फ नॉलेज देख रहे हो। तो नॉलेज पूछने के लिए आपको नॉलेज वाले क्वेश्चन लेना है। ठीक है। कि आपको पता है ये डिसीज कैसे होती है। थ्रू ट्रांसमिटिंग से, हम अगर एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो डिसीज एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है करके। ठीक है। तो उसमें भी क्या आप क्वेश्चन करो, सिर्फ इसमें भी क्लोज एंड क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता है ये डिसीज कैसे स्प्रेड हो रही है। ऑप्शन में क्या आएगा, यस या नो। ठीक है। ये डिसीज से बचने के लिए क्या करना है आपको पता है, इसमें भी पूछेंगे हाँ या ना। तो ठीक है। तो आप क्या क्या करते हो, आप सैनिटाइज करते हो, हाँ या ना। आप इम्यूनिटी फूड खाते हो, हाँ या ना। कौन से इम्यूनिटी फूड्स खाते हो। ठीक है। आपको पता है इम्यूनिटी फूड्स खाने से क्या होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव आएंगे, कुछ ओपन एंडेड आएंगे, जिसमें सिर्फ हाँ या ना रहेंगे। ठीक है। कुछ कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कुछ ओपन एंडेड रहेंगे। ये सिचुएशन के ऊपर आप ले सकते हो, क्योंकि ये सिचुएशन में लोग क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या न्यूट्रिटिव डाइट ले रहे हैं, जिससे कि वो ये डिसीज से, ये कोरोना से लड़ सके, अपने फियर से, अपने डर से निकल सके। योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। अपना अगर शुगर पेशेंट है तो वो अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। सैनिटाइजर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना उनका रिस्पॉन्स कैसा है। मार्केट जा रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। फूड परचेस करते वक्त लोगों की तरफ देख रहे हैं कि देख रहे हैं, लोग जिनसे बात कर रहे हैं वो उनके आपके साथ जो भी बात कर रहे हैं वो मास्क लगा के रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। तो अभी से आप लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दो। मैम इसमें कितने लोगों का करना है सर्वे में? 20 गर्ल्स, ओके मैम। 20 क्वेश्चंस करने हैं। प्रिपेयर रिलेटेड टू डिसीजेस कंपनी का, और 20 लोगों के रिस्पोंडेंट के सर्वे करने हैं आपको। ओके मैम। ठीक है। अगर 2 जन को मिलके करना है, 2 लोगों को मिलके क्वेश्चंस बनाना है एक ही टॉपिक पे, तो वो कर सकते हो। सिर्फ 2 जन। समझ में आया? 2 जन मिलके क्वेश्चनर बना सकते हैं, बट सर्वे आपका इंडिविजुअल रहेगा। समझ में आया? मतलब 2 जन मिलके क्वेश्चनर बना रहे हैं तो सेम क्वेश्चन 20 ही बनेंगे, बट आपको अलग अलग लोगों के सर्वे करने पड़ेंगे। 20 आपके होंगे, 20 दूसरे लड़की के होंगे। ठीक है। और रिपोर्ट भी आपकी अलग अलग होगी। ठीक है। जैसे आंचल और मिताली दोनों ने मिलके बनाए क्वेश्चन,
ठीक है, दोनों ने कोई एक स्पेसिफिक डिसीज पे ले लिया कि न्यूट्रिशन असेसमेंट बिहेवियर, न्यूट्रिशन बिहेवियर देख रहे हैं आप स्कूल गोइंग बच्चों का, ठीक है, आंचल और मिताली का। तो दोनों ने मिलकर क्वेश्चन 20 बनाए, दोनों वही क्वेश्चन को सर्वे करने वाले हैं, वही क्वेश्चन को जो प्रिपेयर किए उसी को सर्वे करने वाले हैं। बट आजकल जो सर्वे करेंगी वो दूसरे 20 बच्चे अलग होंगे, और जो मिताली जो 20 बच्चों का लेंगी क्वेश्चन आंसर्स, वो 20 बच्चे अलग होंगे। आजकल का क्वेश्चन जो आंसर्स होंगे रिस्पोंडेंट का अलग होगा, और मिताली का भी जो रिस्पोंडेंट होंगे उसके आंसर्स भी अलग होंगे। तो दोनों के कंक्लूजन अलग आएंगे, दोनों की रिपोर्ट अलग अलग बनेगी, बट आपके क्वेश्चन मे बी सेम, ठीक है। मैम उन क्वेश्चंस को प्रिंट करके बाकी हैंड रिटन कर सकते हैं क्या? यस यस यस, सर्वे के लिए आपको वही करना है बेटा, बट प्रिपेयर तो आपको पहले वो एक हैंड रिटन एक फ्रेश आपको अच्छे से प्रॉपर बनाना है, ठीक है। एक पहले फ्रेश बना लो, एक आपका जो कॉपी रहेंगी, देन उसकी आपकी कॉपी उसकी कॉपी करना है आपको। ओके, तो मैम ऐसे प्रिंट नहीं करना है, लिख के ही प्रिंट नहीं जेरोक्स करना है ना? हाँ, पहले लिख लो, पहले उसको फाइनल कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन प्रॉपर है, ये रिलेटेड टू योर टॉपिक्स, देन उसके बाद आपको उसकी कॉपीज करके आपको सर्वे कलेक्ट करना है, ठीक है। तो 20 रिस्पोंडेंट का आपको सर्वे लेना है, तो 20 लोगों के लिए आप कितनी कॉपीज में आप कर सकते हो उतना कॉपी में करो, या 10 में आप 2 जन का ले सकते, एक कॉपी में आप 2 जन का ले सकते हो। एक कॉपी में 2 जन का कैसा लेते हैं वो भी आपको बता देती हूँ। आप एक टाइम पे एक पेपर में 2 पर्सन का रिस्पॉन्स ले सकते हो। कैसे? जब एक पर्सन का आप ले रहे हो तो उसके लिए आप ब्लू पेन यूज करो, जब आप उसी पेज पे दूसरे रिस्पोंडेंट का ले रहे हो तो वहां पे आप ब्लैक पेन का यूज करो। तो आपका एक पेज पे 2 पर्सन के रिस्पोंडेंट कलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? नहीं मैम। एक पेपर है आपके पास, ठीक है। हेलो, यस मैम। जैसे आंचल ने मुझे एक पेपर दिया कि मैडम मुझे आपका एक रिस्पॉन्स चाहिए इस पे क्वेश्चनर पे, ठीक है, इस डिसीज से रिलेटेड। तो मैंने उस पे ब्लू पेन से अपने क्वेश्चन के आंसर्स जो मुझे लग रहे हैं यस नो वाले क्वेश्चन मैंने यस नो में दिया, हाँ या ना, मैंने ब्लू पेन यूज किया। कौन सा पेन यूज किया मैंने? ब्लू पेन यूज किया। मैंने अपने रिस्पॉन्डेंट्स लिख दिए। मेरा रिस्पॉन्स मिलने के बाद आंचल वही पेपर दूसरे एक और रिस्पोंडेंट को दे रही है और उनको बोल रही है कि प्लीज आप ये वाला ब्लैक पेन से फिल करो। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। मैम लेकिन अगर अलग अलग भी कर सकते हैं ना? मैं आपको यूज ऑफ पेपर लॉ कम होने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप एक पेपर में 2 जन का ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है, समझने में नहीं आ रहा है, तो देन आप सिंपल वैसे ही जाओ। क्योंकि हमारे इसमें जब मैंने रिसर्च किया था तो तब मैंने यही टेक्निक को किया था, क्योंकि मोस्टली 100 कॉपीज जेरोक्स करवा के सर्वे करना बहुत मुश्किल जाता था, क्योंकि इतने कॉपीज करने में और इतना उतना बजट उसको लेके चलाने में और उसको हर पेपर को सम्मिलन के रखने में बहुत बहुत मैनेज करना पड़ता है चीजों को। इसलिए मैं यही प्रैक्टिस करती थी कि मैं एक ही पेपर में कम से कम 3 या 4 जन का सर्वे ले लूं। तो उसी टाइम पे हम क्या करते थे, 3 या 4 अलग अलग पेन का यूज करते थे, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन कौन से हैं, क्लोज्ड क्वेश्चन है, हाँ या ना वाले क्वेश्चन है, या तो कितने लोग हाँ बोल रहे हैं या तो कितने लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बट डिस्क्रिप्टिव रहते हैं तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस डिस्क्रिप्टिव है तो कम से कम सिर्फ 2 ही जन का आवाज ले सकते हो, क्योंकि वहां डिस्क्रिप्टिव में कुछ अपने अपने ओपिनियन या कुछ अपने अपने सेंटेंस या कुछ अपने आइडियाज लिख सकते हैं, इसलिए उनको वहां स्पेस लगती ही है। अदरवाइज अगर आपको उसमें डिफिकल्टी जा रही है तो फिर आप 20 कॉपी करा के 20 अलग अलग सर्वे करो, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर इजी वैसे ही करो, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। फिर आप सर्वे करने के पहले थोड़ा रिसर्च करो, नेट पे भी सर्च कर लो, देख लो कौन सा टॉपिक पे क्या 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 चीजें हैं, और आपको खुद पता करो कि आपको कौन सी डिसीज के बारे में, कौन से बीमारी के बारे में अच्छे से पता है, तो आप उसी से रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको फिर एंड में पूरा सर्वे होने के बाद, रिपोर्ट लिखने के बाद, आपको एंड में आपको उनको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के देना है। मतलब
एट दी एंड सर्वे करने के बाद लोगों का पूरा ओपनिंग चिट्टा पट्टा आपने लिख लिया कि 20 में से 10 लोग तैयार है अच्छा डाइट लेने के लिए, 20 में से 15 लोग डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं। तो ये सब आपने 20% देख ली, कितने परसेंट अच्छे हैं, कितने परसेंट खराब है, कितने बच्चे कितने स्टूडेंट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट का पॉजिटिव बिहेवियर है, कितने बच्चों का पॉजिटिव नहीं है। तो 18 बच्चे पॉजिटिव है, 2 बच्चे नेगेटिव है, या कुछ बच्चे पॉजिटिव होने के बावजूद उनका डाइट सप्लीमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, ये कंक्लूजन होने के बाद, ये पूरा होने के बाद, सर्वे रिपोर्ट होने के बाद आपको उनको एक एंड में एक पूरा प्लान देना है। समझ में आया? ठीक है गर्ल, समझ में आया इतना? यस मैम। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप अपने क्वेश्चन बनाना शुरू करो, टॉपिक्स भी डिसाइड करो। टॉपिक भी डिसाइड कर लो आप लोग, कौन से टॉपिक लेने वाले हो। ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी है? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटा? हेलो हेलो हेलो। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ओके ओके गर्ल्स, थैंक यू।